वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। एक तरफ देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की रणनीति बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल समीक्षा बैठक की, कई नए निर्देश जारी किए हैं। वहीं दिल्ली में संक्रमण कैसे रुके, इसकी रणनीति बनाने के लिए आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, होम सेक्रेटरी, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एम्स के डायरेक्टर एक साथ बैठक करेंगे और इस पर बात होगी। भारत में कोरोना के केस 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। नए मामलों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,427 नए मरीजों की पहचान हुई है। दिल्ली में एक दिन में 2,134 कोरोना संक्रमित के नए मामले आए हैं। देश में कोरोना के 2/3 मामले 5 राज्यों में हैं। कई बड़े शहरों में कोरोना का ज्यादा संक्रमण है। नए मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। पहली बार 24 घंटे में 11,458 नए केस सामने आए हैं। अब तक 8,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे डराने वाली बात यह है कि नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले 1 लाख केस होने में 110 दिन लगे, 2 लाख केस होने में 15 दिन लगे और अब 10 से 11 दिन में ही 1 लाख केस और बढ़ गए हैं। कोरोना की रफ्तार बहुत परेशान करने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण की रफ्तार और भविष्य की तैयारियों पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने अगले 2 महीनों की तैयारी की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को इमरजेंसी प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मॉनसून की शुरुआत के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय को तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में सामने आने वाले कोरोना केस 2000 के पार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर रणनीति बनाने को कहा है। आज 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ अहम बैठक होने वाली है। अमित शाह दिल्ली के नगर निगमों के चेयरमैन के साथ भी बात करेंगे। तमाम बैठकों का मुद्दा दिल्ली में संक्रमण के चक्र को तोड़ने के एजेंडे पर तेजी से बढ़ना है। कोशिश ये है कि वायरस के खिलाफ पूरी ताकत से तमाम संस्थान मिलकर लड़े और लोगों की जान बचाई जा सके। राहुल श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में फिर से 2000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और इन सब के बीच उपराज्यपाल ने नियमों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी नियमों को तोड़ेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना पता नहीं क्या करके मानेगा। संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया है। 24 घंटे में दिल्ली में 2,134 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में संक्रमण से 57 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या अब 38,958 हो गई है। दिल्ली में अब तक 1,271 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। दिल्ली कोरोना कैपिटल बनने की ओर बढ़ चली है। संक्रमण है कि बढ़ता ही जा रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि संक्रमण की रफ्तार पर लगाम कैसे लगाई जाए। जाहिर सी बात है कि संक्रमण बढ़ने के पीछे नियमों का न मानना है और ये बात दिल्ली वालों को माननी ही पड़ेगी कि संक्रमण रोकने के लिए नियमों से खिलवाड़ न करें। वैसे नियम तोड़ने वालों पर अब दिल्ली के उपराज्यपाल भी सख्त हो गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। उपराज्यपाल के निर्देश: क्वारंटीन नियम का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक जगहों पर पान गुटखा खाने की मनाही, पहली बार नियम तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार नियम तोड़ने पर 1,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। मतलब सीधा और साफ है कि कोरोना को परास्त करना है तो हर हाल में नियमों को मानना ही पड़ेगा। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। चीन में गैस टैंकर में जबरदस्त धमाका हो गया। विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 166 लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसा जिनजियांग राज्य में शेनयांग हाइकू हाईवे पर हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि विस्फोट के बाद ट्रक
एक्सप्रेसवे के करीब एक वर्कशॉप पर जा गिरा। कुछ मकान भी इसकी चपेट में आए हैं। 34 दमकल कर्मियों को लगाया गया आग बुझाने के लिए। आग को काबू में करने में भी काफी समय लग गया। तो इस हादसे को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से धमाका भी हुआ, फिर उसके बाद हालात किस कदर बदतर हो गए। यहाँ पर आग बुझाने में दमकल कर्मियों को लगाया गया, लेकिन बावजूद इसके आग पर काबू पाने में काफी वक्त लग गया। नवजोत रंधावा, एक तरफ देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की रणनीति बदल रही है। प्रधानमंत्री ने कल समीक्षा बैठक की, कई निर्देश जारी किए हैं। वहीं दिल्ली में संक्रमण कैसे रुके, इसकी रणनीति बनाने के लिए आज सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, होम सेक्रेटरी, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एम्स के डायरेक्टर एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे। भारत में कोरोना के केस 3 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। नए मामलों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,427 नए मरीजों की पहचान हुई है। दिल्ली में एक दिन में 2,134 कोरोना संक्रमित के नए मामले आए हैं। देश में कोरोना के 2/3 मामले 5 राज्यों में हैं। कई बड़े शहरों में कोरोना का ज्यादा संक्रमण है। नए मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। पहली बार 24 घंटे में 11,458 नए केस सामने आए हैं। अब तक 8,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे डराने वाली बात यह है कि नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले 1 लाख केस होने में 110 दिन लगे, 2 लाख केस होने में 15 दिन लगे और अब 10 से 11 दिन में ही 1 लाख केस और बढ़ गए हैं। कोरोना की रफ्तार बहुत परेशान करने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के हालात को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोरोना वायरस के वर्तमान संक्रमण की रफ्तार और भविष्य की तैयारियों पर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने अगले 2 महीनों की तैयारी की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को इमरजेंसी प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मॉनसून की शुरुआत के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय को तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है। चिंता की बात यह भी है कि दिल्ली में पहली बार 24 घंटे में सामने आने वाले कोरोना केस 2000 के पार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली सरकार के साथ बैठक कर रणनीति बनाने को कहा है। आज 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ अहम बैठक होने वाली है। अमित शाह दिल्ली के नगर निगमों के चेयरमैन के साथ भी बात करेंगे। तमाम बैठकों का मुद्दा दिल्ली में संक्रमण के चक्र को तोड़ने के एजेंडे पर तेजी से बढ़ना है। कोशिश ये है कि वायरस के खिलाफ पूरी ताकत से तमाम संस्थान मिलकर लड़े और लोगों की जान बचाई जा सके। राहुल श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में फिर से 2000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और इन सब के बीच उपराज्यपाल ने नियमों को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी नियमों को तोड़ेगा उस पर जुर्माना लगाए। दिल्ली में कोरोना पता नहीं क्या करके मानेगा। संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया है। 24 घंटे में दिल्ली में 2,134 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में संक्रमण से 57 लोगों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या अब 38,958 हो गई है। दिल्ली में अब तक 1,271 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। दिल्ली कोरोना कैपिटल बनने की ओर बढ़ चली है। संक्रमण है कि बढ़ता ही जा रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि संक्रमण की रफ्तार पर लगाम कैसे लगाई जाए। जाहिर सी बात है कि संक्रमण बढ़ने के पीछे नियमों का न मानना है और ये बात दिल्ली वालों को माननी ही पड़ेगी कि संक्रमण रोकने के लिए नियमों से खिलवाड़ न करें। वैसे नियम तोड़ने वालों पर अब दिल्ली के उपराज्यपाल भी सख्त हो गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। उपराज्यपाल के निर्देश, क्वारंटीन नियम का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सार्वजनिक जगहों पर पान गुटखा खाने की मनाही, पहली बार नियम तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार नियम तोड़ने पर 1,000 रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। मतलब सीधा और साफ है कि कोरोना को परास्त करना है तो हर हाल में नियमों को मानना ही पड़ेगा।
पंकज जैन, दिल्ली आज तक। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सियासत अपने चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से उद्धव सरकार पर हमला बोल दिया है, जहां महाराष्ट्र में कम टेस्टिंग का आरोप लगाया गया है। महाराष्ट्र में एक ओर कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई, जहां एक बार फिर फडणवीस ने महाराष्ट्र में कोरोना के टेस्ट कम करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में हमारे पास 38,000 हर दिन टेस्टिंग की सुविधा है। हम 14,000 टेस्टिंग करते हैं। मुंबई में 12,000 की सुविधा हमारे पास है। हम 4,000 टेस्टिंग करते हैं और 4,000 में भी एवरेज 1200, 1300, 1400, कभी 1500 लोग पॉजिटिव वहां पर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ पर कोरोना का प्रादुर्भाव है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग कम टेस्टिंग करके उसके नंबर्स को कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत सिर्फ टेस्टिंग को लेकर नहीं हुई, बल्कि टेस्टिंग की कीमत को लेकर भी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने टेस्टिंग के रेट फिक्स कर दिए, लेकिन फडणवीस का कहना था कि केंद्र सरकार के फरमान के बाद सरकार ने ये फैसला किया। देखिए, ये कॉस्ट भी जो कम हुई है, आईसीएमआर ने एक पत्र महाराष्ट्र को भेजा और उनको कहा कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कम कीजिए। उसके लिए आप प्राइस निगोशिएशन कमेटी बनाइए या किसी मैकेनिज्म को लगाकर कॉस्ट को कम कीजिए, तब जाकर अभी ये 2200 रुपए की कॉस्ट हुई है। मुझे लगता है इससे भी कम कॉस्ट हो सकती है। हॉस्पिटल से पिकअप करना और रिपोर्ट देना RT-PCR का, इसके लिए 2200 रुपये, और किसी के घर जाके फिर घर जाना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए PPE किट यूज़ करना है, तो ये सभी लैब को खर्चा आ सकता है। तो इसीलिए अगर किसी के घर जाके करना है तो 2800 रुपये। तो मुझे लगता है कि 2200 और 2800, तो ये दो रेट्स हमने फिक्स किए। हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे कम रेट, न्यूनतम रेट आज महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं 113 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 3,830 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुंबई का हाल सबसे बुरा है, जहां 56,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 2,000 से ज्यादा है। बहरहाल महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई से विद्या और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत नेपाल सीमा पर शुक्रवार को हुए गोलीकांड के बाद सीतामढ़ी के नारायणपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। जिस शख्स को नेपाल पुलिस ने अगवा कर लिया था उसे तो रिहा कर दिया गया है, लेकिन गोलीकांड के पीछे जो कहानी सामने आई है वो भारत नेपाल संबंधों पर मंडराने वाले किसी बुरे साए की तरह ही है। सदियों पुराने संबंधों और रिश्तेदारियों में सियासत का ऐसा जहर घुला कि पड़ोसी देश नेपाल अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों का खून बहाने पर उतर आया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाले जिन रास्तों पर आज तक सरहद के निशान भी नहीं बनाए गए, उन्हीं रास्तों को नेपाल की पुलिस ने हिंदुस्तानियों के खून से लाल कर दिया। सीतामढ़ी जिले में जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसी जगह मौजूद है जहां पर कल फायरिंग की घटना घटी थी। और आप ये देख लिए, इस तरफ जो है ये नेपाल की सीमा है और जहां मैं खड़ा हूं ये भारत की सीमा है। और ठीक इसी जगह पर जो है कल कुछ ग्रामीणों के साथ विवाद हुआ नेपाली पुलिस का, और उसके बाद जो है नेपाल पुलिस की तरफ से 15 से 16 राउंड फायरिंग की बात सामने आई। और इस पूरी घटना में जो है 3 लोगों को गोली लगी, एक की मौत हो गई, 2 घायल है जिनका इलाज चल रहा है सीतामढ़ी में, और एक जो ग्रामीण है उसको बंधक बनाकर नेपाल पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे तक अपने कब्जे में रखा और उसके बाद उसे छोड़ा गया आज सुबह में। शुक्रवार को सीतामढ़ी की सरहद पर नेपाल पुलिस गोलियों का शिकार बनने वाले 21 साल के विकेश कुमार के घर पर मातम पसरा है। विकेश लुधियाना की एक फैक्ट्री में काम करता था और लॉकडाउन में वापस घर लौटा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी मुश्किलों को जीतकर घर लौटे विकेश के लिए मौत ने इस तरह घात लगाई होगी। पत्नी सदमे की हालत में है और माता पिता के आंसू ही नहीं थम रहे। ऐसे हमारे खेतों में काम करने गए थे बॉर्डर के साइडों में,
वहीं पर जो एक घटना हुआ उसी का देखने का मामले से उसी साइड में था। वही नेपाल का सुरक्षा बल था, वही हमारे लड़के को अपराधी को मार दिया। भारत नेपाल की सरहद के बीच जिस जगह ये खूनी वारदात हुई वहां मौके पर आज तक की टीम पहुंची। मिट्टी पर अभी भी खून के निशान मौजूद हैं। हम अब जहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये नेपाल की सीमा है, यानी कि ये नारायणपुर है, गांव है, और यहाँ आप देखिए खून के धब्बे, जिसको खुद नेपाल पुलिस अभी जो जांच करने यहाँ पहुंची थी उन्होंने यहाँ पर इसको सर्कल किया है। देखिए खून के धब्बे हैं जो यहाँ पर साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से जो विकेश की मौत के बाद फायरिंग की घटना में उसके बाद पुलिस जो नेपाल पुलिस है उसके बॉडी को यहाँ से खींच के ले जाना चाह रही थी, उसको भी कहीं ना कह सकते हैं कैप्चर करना चाह रही थी। जैसे कि राम लगन को इन लोगों ने बंधक बनाया, यहाँ भी देखिए खून के धब्बे आपको साफ तौर पे दिख सकते हैं। एक और ग्रामीण लगन राय को नेपाल पुलिस ने अगवा कर लिया था। भारतीय अधिकारियों के दबाव के बाद उसे रिहा तो कर दिया गया, लेकिन लगन राय के साथ क्या सुलूक हुआ होगा उसकी हालत बता रही है। सर के कल सर काला मार दिली हमें बचवा के, तो कैसे साला नहीं तने भेंट नहीं करने देगा यहाँ हवा से, तो हमको भी मारने पीटने लगा। हमको सर ना मारू पीटू, तौले में अफसर से बुला के 7, 8, 10 गो अफसर के लेके हवाई फायरिंग करे लागल, चेहटे उठे लागल, मार पीट करे लागल। नेपाल पुलिस का ये बर्बर चेहरा दोनों देशों के बीच एक पुरानी परंपरा में लालच के घालमेल का नतीजा है। दरअसल इस सरहदी इलाके में कई लड़कों की शादी नेपाल की लड़कियों से हुई है। लगन राय की बहू भी नेपाल की है। भारत की ये बहुएं अक्सर सरहद पर अपने मायके वालों से मुलाकात करती हैं। दोनों ओर से सुरक्षा बल भी इसमें सहयोग करते हैं, लेकिन इस बार नेपाल पुलिस लगन राय के परिवार से मुलाकात के एवज में पैसे मांगने लगी। मोहतरी जिला के गुलरिया गांव के रहने वाली है। वो वहाँ के लड़की है, यहाँ के पुतोहू है राम लगन राय के। वो अपने माता पिता से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे अपने ससुर के साथ, और यहाँ जो है मिलने के लिए वो लोग भी नेपाल से आए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया रुपया के चलते, और उसको जो है मारपीट कर गोली फायर कर दिया निहत्थे। नेपाल पुलिस जब पैसों के लिए खून बहाने पर आमादा हो गई, तब भारतीय सरहद पर तैनात एसएसबी जवान अपने लोगों की मदद करने के बजाय तमाशा देखते रहे। वो मारे क्यों, यही बात के लेके इधर से सशस्त्र बल आया और उसने इसी फायरिंग करने का शुरू कर दिया। लगभग 1.25 घंटा गोली चली। वहाँ पे 2 प्रशासन इंडियन पुलिस जो वहाँ पे थे, लेकिन हेड एसएसबी हेडफोन लगा कान में वहाँ पे खड़ा था, लेकिन वहाँ पे आया नहीं। 1.25 घंटे के बाद जो फायरिंग हो गया ना, हम अपना गाड़ी से ले गए सीतामढ़ी। उसके बाद सुने कि यहाँ पे एसएसबी आया। इस गोलीबारी में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। ये लोग भी नेपाल पुलिस की बर्बरता के चश्मदीद हैं। और पुलिस आया उधर से फायरिंग कर दिया है, 15-16 फायरिंग किया है। उसमें जो है सो आदमी आम जनता को गोली लग गया है, सब जगह पर लग रहा है। 5-6 आदमी, 2-3 का मौत हो गया है और 2 आदमी हम लोग इधर में भर्ती है। नेपाल पुलिस का ऐसा चेहरा वहां की सरकार के ताजा रवैये के मुताबिक ही है। चीन के साथ रिश्तों में चाशनी घोल रही नेपाल की ओयली सरकार पुराने संबंधों को भी ताक पर रखने को तैयार है, और इसी के चलते शनिवार को नेपाली संसद में भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने वाला विवादित विधेयक भी पास हो गया। रोहित सिंह, सीतामढ़ी, आज तक। चीन में गैस टैंकर में जबरदस्त धमाका हो गया। विस्फोट में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 166 लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसा जिनजियांग राज्य में शेनयांग हाइकू हाईवे पर हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि विस्फोट के बाद ट्रक एक्सप्रेसवे के करीब एक वर्कशॉप पर जा गिरा। कुछ मकान भी इसकी चपेट में आए हैं। 34 दमकल कर्मियों को लगाया गया आग बुझाने के लिए। आग को काबू में करने में भी काफी समय लग गया। तो इस हादसे को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके से धमाका भी हुआ, फिर उसके बाद हालात किस कदर बदतर हो गए। वहां पर आग बुझाने में दमकल कर्मियों को लगाया गया, लेकिन बावजूद इसके आग पर काबू पाने में काफी वक्त लग गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।